स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आंसर हो सकते हैं पॉसिबल, और उन आंसर को नोट करिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एमसीक्यू पार्ट रहेगा आपका। ये सेक्शन ए जो है आपका एमसीक्यू पार्ट है। तो इसमें सेक्शन ए में सारे एमसीक्यू नहीं है, इससे फिर बड़े भी क्वेश्चन हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय पूछा गया है। डैश का अर्थ किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने के कारण होने वाली हानि की संभावना है जिसका पूर्व अनुमान ना लगाया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क। ठीक है, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑक्यूरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, सहकारी समिति का सिद्धांत जो है वो क्या है। सहकारी समिति जो भी होती है उसका सिद्धांत होता है एक व्यक्ति एक मत, तो वन मैन वन वोट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो होता है, तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित होता है। ठीक है, कंपनी के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो है सीमित होता है। ठीक है, यहाँ पे अभिकथन दिया है, निजी क्षेत्र में व्यवसायों के स्वामी व्यक्ति होते हैं अथवा व्यक्तियों का समूह। और कारण दे रखा है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण रूप से केंद्र या राज्य सरकार के अधीन होता है, औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार। तो यहाँ पर जो है एसर्शन और रीजन में आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र का स्वामित्व जो है आंशिक या पूर्ण रूप से जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं होता, कि वो निजी है। निजी मतलब पर्सनल, और पर्सनल का कोई भी हस्तक्षेप जो है उसमें कोई भी सरकार, राज्य सरकार नहीं करती है। तो निजी क्षेत्र की कंपनियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें स्वामी जो है व्यक्ति हो सकते हैं और यह व्यक्तियों के समूह हो सकते हैं। तो कथन तो, एसेशन तो आपका सही है, अभिकथन सही है, लेकिन रीजन जो है इसका गलत है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ए इज़ राइट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन पे आप कर सकते हैं कि ये आंसर आपका सही है। ठीक है, इसके बाद आइए, आपका यहाँ पर जो है अ और ब को आपस में मैच करना है। समय की बाधा, जोखिम की बाधा और वित्त की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पूछ सकता है आपसे। तो समय की बाधा जो होती है टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, और जो है जोखिम की बाधा, जोखिम जो है आपका ये सारे के सारे कवर करता है हमारा बीमा, तो इंश्योरेंस से ये हमारा मैच होता है। वित्त की बाधा जो है बैंक जो है निपटता है इससे, तो हमारा बैंक हो गया। और जोखिम की बाधा से हमने बता दिया। समय की बाधा जो है आपका ये संग्रहण यानी वेयर हाउस से। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट का बी है, ठीक है, और सेकंड का सी है, और थर्ड का ए है। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, एंड थर्ड का ए। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया, ई कॉमर्स बिजनेस ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कर दिया, इसको इंटरनेशनली जो है इसको प्रमोट कर दिया ई कॉमर्स ने बिजनेस को। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्यवसाय मौसम की भांति सदैव हमारे साथ है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है व्हीलर ने दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगेन जो है आपका नेक्स्ट, जब यहाँ पर 6 प्रश्न 7 प्रश्न जो है आपने देखे, ये सारे एमसीक्यू रहेंगे। अब आगे आता है आपके बड़े प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। सारी की सारी क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाएंगी, जो जिनका उद्देश्य केवल धन धन कमाना है, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। संयुक्त साहस से क्या समझते हैं, जब दो या दो से अधिक फर्म हो या कंपनी हो या कोई संस्था हो, संयुक्त रूप से कार्य करने को तैयार हो और माल क्रय और विक्रय करने के लिए, और इसमें लाभ लाभ को समझौते के अनुसार बांटने में पर सहमत हो जाए, तो इसी प्रकार के उद्योग को या इस प्रकार के समूह को जो है संयुक्त साहस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, पूर्ण बीमा से क्या अभिप्राय है। तो एक बीमा कंपनी द्वारा अपने जोखिम को दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को जो है पूर्ण बीमा कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी डिस्कस कर लेते हैं। व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर आपको बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और इससे ऊपर वाले जो है तो आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो व्यवसाय, पेशा और रोजगार में आप जो है बहुत सारे अंतर हैं, आप 3 मार्क्स के हिसाब से कम 3 अंतर या 4 अंतर तो आप लिखने ही हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अंतर बता रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में जो अवेलेबल है। तो इसको आप जो है, इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो ईजी लगे, उसको आप याद कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने दे रखा है आपको टेबुलर फॉर्म में, तो आप इसमें से जो अंतर आपको सही लगता है उसको याद करें। बहुत सारे अंतर मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, जो आपको मतलब सुविधाजनक आसानी से याद हो जाएगा, उनको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये, इसमें और कुछ करना नहीं है। तो इसी तरह से ये सारे के सारे हैं, मैं अंदर आपको बता दूँ, इस तरह से टेबल फॉर्म में है। ठीक है, आप सोचना नहीं है कि आपको एक साथ ही ये सारे टेबल फॉर्म में है। तो इस तरह से आप इनमें से इन सभी को याद कर सकते हैं, आपको जो सही लगता है उसको याद कर लीजिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न जो पूछा गया इसमें, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका क्या है? तो सार्वजनिक उपक्रम जो है क्या करते हैं? सबसे पहली चीज़ हम बता सकते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं, साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं? ये करते हैं पूंजी निर्माण में योगदान, ये भी इसकी भूमिका है। तो 3 भूमिका तो कम से कम बताओगे, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने भूमिकाएँ तो आपको बतानी बतानी है। उसके अलावा रोज़गार के अवसर का सृजन भी करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो इनकी वजह से रोज़गार भी आपका होता है। और ये सामरिक उद्योग का विकास भी करते हैं, ठीक है? और उसके अलावा है निर्यात योग्य अधिशेष की भूमिका भी निभाते हैं। इसके अलावा जो है सहायक उद्योगों का जो है विकास करते हैं, जो भी इसको इसके सहायक करते हैं, सहायता करते हैं, उनके उद्योग का विकास भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट उसमें आ सकते हैं। तो आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने होंगे 3 नंबर के क्वेश्चन में। अगला जो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवसाय के उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? एक व्यवसाय बिज़नेस जो है, वो जो आपका उपभोक्ता है, उसके प्रति क्या उत्तरदायी है? तो बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। मैंने 18 उत्तरदायित्व बताए हैं, आप इसमें कम से कम 4-5 लिख दोगे। माल अच्छा एवं प्रमाणिक किस्म का उपलब्ध कराना इसकी सबसे बड़ी जो उपभोक्ताओं के प्रति जो है उत्तरदायित्व है, ठीक है? माल का जो है क्वालिटी सही होना चाहिए। विक्रय के उपरांत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हैं आप इन पॉइंटों को याद कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को इंग्लिश मीडियम का चाहिए तो वो बच्चे मैक्सिमम कमेंट करें, ठीक है? तो ये आपके सॉल्यूशंस जो हैं आपका हिंदी मीडियम के लिए किया गया है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आप देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया इंटरनेट से क्या अभिप्राय है, इसके लाभों का वर्णन करना है। अथवा में दे रखा है ई बिजनेस से क्या समझते हैं, आधुनिक व्यवसाय में इसके लाभों का वर्णन करना है। तो ई बिजनेस क्या होता है? जब व्यापार जो है इंटरनेट पर किया जाता है, अथवा जब इंटरनेट का प्रयोग उत्पादकता में वृद्धि करने अथवा व्यावसायिक लाभदायकता के में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, तो इसे ही हम ई बिजनेस कहते हैं। बस सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा ई बिजनेस का, बहुत ही सरल सरल शब्दों में। और इसके बाद जो है आप बता सकते हैं कि इसने जो है कैसे ये लाभदायक है आधुनिक व्यवसाय के लाभों में। तो उत्पादकता में सुधार करता है, ठीक है? इसके अलावा जो है इसमें आप बता सकते हैं सुरक्षित क्रियाएं होती हैं। और आपको देखो, जितने नंबर का पॉइंट है, ये 4 नंबर का पॉइंट है, तो 4 पॉइंट से ज़्यादा तो आपको लिखना ही है, 4 पॉइंट तो मिनिमम लिखने हैं। तो यहाँ पे लिपिकीय कार्यों में कमी हो जाती है, जो भी आपका बहुत सारे कार्य होते हैं ना लिखित, वो भी काम हो जाता है, सूचनाओं की सरल उपलब्धता हो जाती है इसमें, ठीक है? और मानव शक्ति की आवश्यकताओं में कमी, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता कमी, लेबर कॉस्ट कम लगेगा आपका, श्रम एवं शक्ति की बचत हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, यहाँ वहाँ करो, ये करो, वो करो, नहीं करना पड़ता, रोजीना जो है तो नहीं करना पड़ता। और सौदों की शीघ्रतम प्रक्रिया होती है, बहुत ही ज़्यादा आपका जो है फास्टेड डिलीवरी वगैरह सब कुछ इसमें उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। बीमा से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, या फिर आप इसका ऑप्शन में और ऑप्शन भी दिया गया है, बैंक में खोले जाने में विभिन्न प्रकार के कौन से खाते होते हैं उसका वर्णन करना है। तो बैंक में जो है सावधि जमा खोला जाता है, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। चालू खाता जो कि आपका करंट अकाउंट होता है, ठीक है? इनके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है बचत खाता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट सभी के पास में होता है ये। इसके अलावा जो है घरेलू बचत गोलक खाता भी बोलते हैं, सेविंग सेव्स अकाउंट बोलते हैं इसको। आवर्ती यानी कि रिक्योरिंग डिपॉजिट आरडी जिसको बोला जाता है, ये आपका होता है। प्रतिदिन बचत खाता भी, डेली डिपॉजिट भी खोला जाता है, जिसमें प्रतिदिन आपको जमा करना पड़ता है। और इसके बाद में एन्युटी रिटायरमेंट प्लान भी होता है, ठीक है? और इसके अलावा जो है आपका अन्य जमा खाताएं भी इसमें खोली जाती है। तो इसमें से कोई भी 4-5 खाताओं को नंबर के हिसाब से आप लिख दोगे, जितने नंबर उससे एक ज़्यादा पॉइंट आपको लिखना है। 10वां प्रश्न है, एक व्यक्ति को का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि वह प्रत्येक कार्य का प्रबंध कर सके। इस कथन पर आपके विचार व्यक्त करने हैं आपको। तो वन मैन कैन कंट्रोल इज बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ द मैन इज बिग एनफ टू मैनेज द होल शो। कमेंट, तो यहाँ पर आप इसको कमेंट कर सकते हैं। या फिर और पार्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के चयन को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जो व्यवसाय आपसे खोलना चाहते हैं, उसको संगठित करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कौन-कौन से जो है प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं या कौन-कौन सी परेशानियाँ आ सकती है। तो प्रारंभिक लागत, सबसे पहले तो आपका प्रारंभिक लागत आ जाता है। दायित्व जो है ये आपकी एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो है निरंतरता, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी। और जो है इसके अलावा जो है प्रबंध की योग्यता और पूँजी की आवश्यकता, ये सारे के सारे पॉइंट है। और ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट तो कम से कम आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके बाद जो सेक्शन बी स्टार्ट होता है, प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी के सम्मेलन में भाग लेता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद जो है यहाँ पर पूछा गया एफडीआई से, आज से एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन फिर से करेक्ट है। अति लघु उद्योग में विनियोग की सीमा क्या है, तो 1 करोड़ रुपए तक की इसकी सीमा है। और भाग ए को भाग बी से आपको मिलाना है। तो पहला अगर हम देखें तो गांव और स्थानीय व्यापार जो है आपका कौन सा हो जाएगा, गांव या जिले में जो किया जाता है वो स्थानीय व्यापार हो जाएगा।
और राज्य स्तर पर जो किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य स्तर पर राज्य के अंदर किया जाएगा तो जिले का मध्य ही होगा। और जो राष्ट्रीय स्तर पे होगा वो आपका राज्यों के मध्य होगा, राज्य राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा, अंतर्राष्ट्रीय में आपके दूसरे देशों के साथ होता है। तो यहाँ पे तीनों का ऑप्शन हमने मैच के लिए, फर्स्ट का बी है, तो फर्स्ट का बी इसमें है, और सेकंड का आपका सी है तो सेकंड का सी इसमें है, और थर्ड का ए इसमें है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। तो आंसर आप टिक करेंगे बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो भाई कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछा गया है, तो अधिक जोखिम भी है, सरकारी नियंत्रण तो है ही इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय आप करेंगे, और भाषा वेद भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो है समता अंश से क्या अभिप्राय है, छोटे व्यवसाय संतुलित क्षेत्रीय विकास में कैसे सहायक है, और विभागीय भंडार क्या है संक्षेप में बता देना है, पार्षद सीमा नियम क्या है, और पार्षद अंतर नियम क्या है, ये दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, टेबलर फॉर्म में बता देना है। एक कंपनी के प्रवर्तक में प्रवर्तकों द्वारा लिया जाने वाला विभिन्न कदमों का वर्णन आपको कर देना है। व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्त के स्रोत की संक्षिप्त व्याख्या कर देनी है। अंश व ऋण पत्रों में अंतर आराम से बता सकते हैं। और जो है आप यदि थोक व्यापारी को हटा दिया जाए तो आप क्या समझते हैं कि निर्माताओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, निर्यात कार्यविधि के महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या करिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए या अगले आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसके सॉल्यूशंस चाहिए, जो भी आपको करना है तो इसको मैक्सिमम शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए। इमीडिएट हमारे पास इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, मैंने आपके बाकी सॉल्यूशंस दे दिए हैं, और इनके भी सॉल्यूशंस चाहिए तो इमीडिएट कमेंट करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। आपके कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि आपको ये सॉल्यूशंस जो है कब से कब तक प्रोवाइड करने हैं और नेक्स्ट पेपर कब प्रोवाइड करना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।